हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, बाइसिंग पढ़ा रहा था मैं, जिसमें अपन ने जो बीजेटी बाइसिंग से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी फैक्टर है और फिक्स्ड बाइसिंग है, उसके बारे में बता दिया था। उसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन नेक्स्ट बाइसिंग करते हैं। तो पहले जो इसके पुराने 2-3 वीडियो हैं वो देख लेना आप, ताकि ये फटाफट समझ में आ जाएगा। ओके, थोड़ा तो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। कलेक्टर टू बेस बाइसिंग पुराना बता देता हूँ एक बार, जो मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है नीचे, लिंक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लेना। बीजेटी बाइसिंग में स्टेबिलिटी फैक्टर बताया दिया था। स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में, स्टेबिलिटी फैक्टर किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं वो सब कैलकुलेट कर लिया था अपन ने। फिर उसके बाद में स्टेबलाइजेशन के क्या क्या पार्ट होते हैं, किस किस चीज़ में डिवाइड करते हैं, वो अपन ने देख लिए थे। कितने तरह का स्टेबलाइजेशन होता है, किस तरीके से कंपनसेशन अपन कर सकते हैं। उसके बाद में फिक्स्ड बायस में बताया था सर्किट किस तरीके से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में इनपुट लूप में इक्वेशन लिखाई थी, डिफरेंशिएशन किया आईसी के साथ में, और फिर जब वैल्यू पुट की तो अपने पास में स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई थी 1+β, जो कि थोड़ी हाई है, तो इतना अच्छा बाइसिंग है नहीं वो। ठीक है, तो इसको और इम्प्रूव करने के लिए अपन ने कलेक्टर टू बेस बाइसिंग है जो नेक्स्ट टाइप का है वो अपन यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या है, कलेक्टर टू बेस बाइसिंग में सर्किट देख लेते हैं पहले। तो इसमें चेंज क्या आएगा, इसमें चेंज ये आएगा कि इसमें कलेक्टर टू बेस, यानी कलेक्टर से बेस के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा। ये कलेक्टर पॉइंट है, ये इमीटर पॉइंट है और ये बेस पॉइंट है। ठीक है, तो कलेक्टर से बेस के बीच में अपन ने एक नया, यहाँ पे बोल दो चाहे बेस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है आरबी। ठीक है, बेस के अंदर जो करंट फ्लो होगी आईबी यहाँ पे होगी, यहाँ पे पावर सप्लाई लगी रहेगी वीसीसी, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो जाएगी अपनी, इसके अंदर आईसी, यहाँ पे आईसी फ्लो होगी, इसके अंदर आईबी इधर चली गई, तो आईबी प्लस आईसी, इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो होगी आईबी प्लस आईसी। ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी। ओके, इन दोनों पेंट के बीच के वोल्टेज को क्या बोलेंगे, वीसी। ओके, तो अब यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, स्टेबिलिटी फैक्टर डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। तो अपन इक्वेशन लगा लेते हैं एक इनपुट लूप में। इनपुट लूप की इक्वेशन लिखेंगे अपन यहाँ से, तो वी सी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, आई बी प्लस आई सी इंटू आर सी, के वी एल लगा देंगे, फिर आई बी आर बी प्लस वी बी। ठीक है, तो अपना इनपुट लूप का एक इक्वेशन आ गया है। अब आई बी अपने पास में है, तो आई सी के साथ में इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आई सी, जैसे पिछली बार अपन ने फिक्स्ड बाइसिंग में किया था वैसे। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। इसको अपन करेंगे तो डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी प्लस 1 इंटू आर सी प्लस डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी इंटू आर बी। ठीक है, ये हो जाएगा 0। इसको एक साइड में डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या आएगा, आर बी प्लस आर सी, प्लस आर सी अलग से आएगा ही। ठीक है, तो डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, माइनस आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। अपने पास में ये वैल्यू आ गई किसके, डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी की, जो कि अपन स्टेबिलिटी फैक्टर की कैलकुलेशन में काम में लेंगे। अब अपन देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर का कॉमन फार्मूला अपन ने निकाल लिया था। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का कॉमन फार्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू क्या था, 1+β अपॉन 1-β डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1+β अपॉन 1 प्लस आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1+β आर बी प्लस आर सी, यहाँ पे बीटा भी आएगा, यहाँ का बीटा
आर बी प्लस आर सी, और नीचे आ जाएगा आर बी प्लस आर सी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने पास में आ गया। अब ऊपर नीचे आर सी को कॉमन ले लेते हैं अपन, यहाँ से आगे लिख देता हूँ इधर ही, एस इज इक्वल टू आर सी को कॉमन लूँगा तो 1 प्लस बीटा आर सी, 1 प्लस आर बी अपॉन आर सी को कॉमन ले लिया मैंने, और नीचे भी आर सी को कॉमन ले लूँगा, तो आर सी को कॉमन लूँगा तो नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस बीटा प्लस आर बी अपॉन आर सी। ठीक है, अब यदि इफ आर बी अपॉन आर सी लेस देन 1 हो, ठीक है, आर बी अपॉन आर सी की वैल्यू बहुत ही कम हो, तो इस टर्म को ये जीरो मान सकते हैं अपन इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस बीटा आर सी, इसको नेग्लेक्ट मान लिया तो जीरो हो गया, ये 1 बच गया यहाँ पे, और नीचे क्या बच जाएगा, ये भी जीरो हो गया, तो 1 प्लस बीटा आर सी, दोनों कट हो गए आपस में, तो क्या बच गया 1। तो स्टेबिलिटी फैक्टर यदि अपन ये कंडीशन लें, आर बी अपॉन आर सी लेस देन 1 की कंडीशन ले लें अपन, यदि ये सेटिस्फाई कर पाए अपन, तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू को अपन 1 बना, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को काफ़ी कम कर सकते हैं, कितना 1 तक अपन ला सकते हैं। तो आर बी अपॉन आर सी की वैल्यू 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को आर बी की वैल्यू बहुत ही कम लेनी पड़ेगी। ठीक है, बट आर बी अपॉन आर सी क्या आना चाहिए, 1 स्टेबिलिटी फैक्टर को 1 बनाने के लिए लेस देन 1 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज आर बी शुड बी लो, लेकिन अपन को पता है कि आई बी करंट जो बेस करंट होती है वो बहुत ही कम होती है, बट आई बी इज़ वेरी लेस, बहुत ही कम माइक्रो एम्पियर में होती है। तो और ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आई बी को बहुत ही कम बनाने के लिए आर बी शुड बी हाई। ठीक है, दो कंडीशन आ रही हैं, इसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम करने के लिए आर बी कम होना चाहिए, लेकिन आई बी कम होता है तो उसके लिए आर बी हाई होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दोनों कंडीशन, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये कंडीशन अपन एस स्टेबिलिटी फैक्टर 1 जो है इसके साथ में अपन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे आर बी को या तो लो लेना है या हाई लेना है, तो दोनों ही कंडीशन में एक फुलफिल होगा दूसरा पॉसिबल नहीं होगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर इस सर्किट के थ्रू अपन इतना लो नहीं ले जा सकते हैं कि अपन 1 बना पाएँ। तो अपन इसके नेक्स्ट फिर एक और आता है, इसका नेक्स्ट स्टेज जो बायसिंग का है वो आता है, वो यूज करते हैं उसके लिए वोल्टेज डिवाइडर बायस और सेल्फ बायस। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बायस या सेल्फ बायस उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका सर्किट, इसमें एक्स्ट्रा सर्किट क्या होगा, आर ई रहेगा यहाँ पे, आर सी तो हर बार होता ही है, यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होगा, R1 R2। तो ये क्या है, यहाँ पे जो लगाया वोल्टेज डिवाइडर सर्किट अपन ने लगा दी, यहाँ पे इनपुट सप्लाई होगी ही होगी, VCC RC हो गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कौन सी करंट फ्लो होगी, IB, इन दोनों के बीच में डायोड है, तो बेस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कलेक्टर हो गया, यहाँ पे इमीटर हो गया, यहाँ पे वोल्टेज VBE हो गया, इन दोनों के बीच में VCE हो गया, इसको बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टर। ठीक है, ये अपना वोल्टेज डिवाइडर बायस वाला सेल बायस वाला सर्किट है कि इस तरीके से अपन कनेक्ट करेंगे इसको।
अब इसको भी सेम उसी तरीके से एनालाइज करते हैं अपन। एक इनपुट लूप में इक्वेशन लगाएंगे, डेल्टा आई बी अपन डेल्टा आई सी निकालेंगे। तो इस सर्किट को अपन मॉडर्न चेंज करके कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। एक थ्योरम है, उस थ्योरम का यूज करके नेटवर्क में अपन जो पढ़ते हैं उसको बना के अपन इस तरीके से इस सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हैं। वी बी आर बी, इसमें जो करंट जा रही है वो क्या है, आई बी। यहाँ पे दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो वी बी वी सी, ठीक है। ये आर सी है, ये वी सी सी है। इसके अंदर जो करंट जाएगी आई ई करंट, आई बी प्लस आई सी। इसके अंदर जो करंट जा रही है वो आई सी, ठीक है। उसको अपन वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट को अपन इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं थेवेनिन थ्योरम वगैरह के थ्रू, कि थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज निकाला और इस सर्किट को अपन कट कर लेंगे यहाँ से। तो थेवेनिन थ्योरम देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने इस सर्किट को कन्वर्ट किया। तो वी बी बी इजकल टू कितना हो जाएगा, बेस वोल्टेज वी बी जो है ये कितना हो जाएगा, R2 के अक्रॉस में जो वोल्टेज आ रहा था वो, तो वी सी सी इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आपको थ्योरम देखनी पड़ेगी तभी ये समझ में आएगा कि मैंने ये कैसे कन्वर्ट किया है। और बेस RB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, RB हो जाएगा R2 और R1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1 और R2 का पैरेलल है तो यहाँ पे ये बन जाएगा। अब यहाँ पे अपन इक्वेशन लगा देते हैं, इनपुट लूप इक्वेशन, क्योंकि अपन को डेल्टा आई बी अपन डेल्टा आई सी कैलकुलेट करना है। इनपुट लूप में इक्वेशन लगाएंगे अपन, तो इनपुट लूप की जो इक्वेशन है वो किस तरीके से बनेगी, वी बी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी, इनपुट लूप हो गया इधर से ऐसे, ये वाला इनपुट लूप हो गया, प्लस आई बी प्लस आई सी आर ई, ठीक है। ये अपना इनपुट लूप की इक्वेशन हो गई है। अब यहाँ से अपन यदि डिफ्रेंशिएशन करें, ठीक है, तो इसको थोड़ा जचा लेते हैं, आई बी एक जगह कर लेते हैं। आई बी को एक जगह करेंगे तो क्या होगा, आर बी प्लस आर सी प्लस वी बी प्लस आई सी आर ई, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आई सी, ओके। तो डेल्टा यहाँ पे हो जाएगा 0, डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी, आर बी प्लस आर सी प्लस 0 प्लस आर ई, ओके। अब यहाँ से अपन डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी अलग कर लेते हैं, डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई, ठीक है। यहाँ से अपने पास में, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया शायद, ये आर बी प्लस आर ई है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई, डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। अब जो स्टेबिलिटी फैक्टर का जो अपना फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यू को पुट कर देते, सेम प्रोसेस है, वही ऊपर वाला यदि समझ में आ गया तो वही प्रोसेस मैं कर रहा हूँ और कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा था, 1 माइनस बीटा डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी, ठीक है। तो ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस बीटा आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई, अब यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे इक्वल टू क्या जाएगा, 1 प्लस बीटा आर बी प्लस आर ई अपॉन 1 प्लस आर बी प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई। तो आर बी और बीटा आर ई को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा यहाँ से बच जाएगा, तो आर ई को कॉमन भी ले लेते हैं अपन, तो 1 प्लस बीटा ऊपर तो बच जाएगा, आर ई
वन प्लस आर बी अपॉन आर ई, और नीचे बच जाएगा आर ई को कॉमन लेंगे तो, आर ई को कॉमन लिया तो वन प्लस बीटा, तो यहाँ पे आर ई को कॉमन लेंगे तो बचेगा वन प्लस बीटा, वन प्लस बीटा प्लस आर बी अपॉन आर ई। ठीक है, अब यदि इफ़ ये कंडीशन ले लें अपन, आर बी अपॉन आर ई लेस देन वन, यदि अपन ये कंडीशन ले लें तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा जीरो इनके कंपैरिजन में, तो आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वन प्लस बीटा, यहाँ पे भी वन प्लस बीटा बचेगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या जाएगी इसकी 1, स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ही कम। अब आर बी अपॉन आर ई पॉसिबल है क्या, आर बी अपॉन आर ई को बहुत ही आर ई कम बनाने के लिए आर बी को अपन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस आर बी कम होना चाहिए और आर ई हाई होना चाहिए, तभी ये वैल्यू क्या हो सकती है लेस देन 1 हो सकता है, तभी स्टेबिलिटी फैक्टर 1 आएगा। और स्टेबिलिटी फैक्टर 1 आने का मतलब है बहुत ही अच्छा बायसिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है उस सर्किट की। तो ये वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कि डी आर बी अपॉन आर ई लेस देन 1 हो, तो इसकी डिजाइन कंडीशन है कुछ आर, इफ आर बी अपॉन आर ई लेस देन 1, स्टेबिलिटी फैक्टर is nearly equal to unity। यूनिटी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अपन को पता ही है, देख ही लिया अपन ने कंडीशन। अब आर बी कम से कम हो और आर ई ज़्यादा हो, क्योंकि अपन को देखा कि बेस करंट है जो वो हमेशा कम रहेगी आई बी। अब आर बी अब किस से बना है, आर वन और आर टू के पैरेलल कंडीशन से बना है, तो जो बेस करंट है वो भी कम रहे और आर बी की वैल्यू भी कम हो जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, जो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, उसमें से R1 को हाई कर दें। यदि R1 को हाई कर देंगे तो, और R2 को अपन R1 को हाई कर देंगे और R2 को कम कर देंगे, तो पैरेलल होने की वजह से ओवरऑल वैल्यू तो कम हो जाएगी RB की, और R1 की वैल्यू हाई होने की वजह से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस जो सॉरी बेस करंट है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, टू गेट लेस वैल्यू, टू गेट RB लेस वैल्यू, take a condition R1 ग्रेटर देन R2, R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और कितनी, अप्रोक्सली R1 शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R2। यदि अपन इस तरीके की वैल्यू लेंगे तो अपन को RB की वैल्यू भी कम मिल जाएगी। ठीक है, और क्या होगा कि यहाँ पे R1 हाई होने की वजह से बेस करंट भी अपनी कम हो जाएगी। थर्ड है RE के लिए कंडीशन, RB की तो कंडीशन रख दी अपन, RE के लिए क्या होगा, RE की यदि वैल्यू बढ़ेगी, इफ RE इंक्रीजेज इफ RB इंक्रीजेज नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि वो वहाँ पे फीडबैक है, मैंने बताया था फीडबैक रजिस्टर है वो, तो नेगेटिव फीडबैक बढ़ेगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज होगा, तो जो कि जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नेगेटिव फीडबैक बढ़ने की वजह से वहाँ पे स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर कम होता जाएगा, क्योंकि विच इफेक्ट द सिग्नल गेन यदि फीडबैक का पता होगा, फीडबैक के बारे में, तो अपने आप ये पता चल जाएगा। और इसके साथ में क्या करेंगे अपन, एक जो बाईपास कैपेसिटर है वो भी इसके साथ में लगा देंगे, टू
जो कि बाईपास कैपेसिटर जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है उसकी पहले कंडीशन निकाली कि आर बी अपॉन आर ई है वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी वो जो स्टेबिलिटी फैक्टर है 1 की तरफ बढ़ेगा। जैसे पिछले वाले में भी अपन ने निकाली आर बी अपॉन आर सी की वैल्यू 1 से कम लेस देन 1 होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे पॉसिबल कैसे है कि आर बी जो है वो आर वन और आर टू से मिलकर बना है, तो अपन R1 को हाई रख दें और R2 को कम कर दें, तो क्या होगा कि ओवरऑल RB की जो वैल्यू है वो तो कम हो जाएगी अपने पास में, और अपना ओवरऑल कम हो जाएगी, और R1 की हाई रख देंगे तो आई बेस करंट है वो भी कम हो जाएगी। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, जो कि वहाँ पे पिछली कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था। और आर ई की वजह से क्या होगा कि आर ई की वैल्यू जो है, आर ई क्या है वहाँ पे एक फीडबैक है, आउटपुट का फीडबैक है इनपुट की तरफ, और कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक है। तो नेगेटिव फीडबैक हमेशा कोई भी सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक है तो वो क्या करता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये नेगेटिव फीडबैक का एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से जो सर्किट का स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन सर्किट की स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ ही यहाँ पे गेन भी कम हो जाता है। तो इस गेन की स्टेबिलिटी तो बढ़ जाए लेकिन गेन अपना बचा रहे, तो इस गेन को बचाने के लिए क्या करेंगे अपन, एक पैरेलल में कैपेसिटर इंक्लूड कर देंगे वहाँ पे। तो कैपेसिटर इंक्लूड करने की वजह से जब ऐसी एनालिसिस करेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, और वहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रही है वो नेगेटिव फीडबैक खत्म हो जाएगा। तो ऐसी एनालिसिस में इसका गेन जो है, जिसकी वजह से गेन खत्म हो रहा था, वो गेन खत्म नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आर ई रेजिस्टेंस रहेगा ही नहीं ऐसी एनालिसिस के टाइम पे, और डीसी एनालिसिस के टाइम पे आर ई रहेगा, जो कि नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से वहाँ पे सर्किट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। तो ये था अपना टोटल जो भी स्टेबलाइजेशन सर्किट थे वो के अपन ने देख लिए हैं, बायसिंग सर्किट थे। फिक्स्ड बायसिंग देखा अपन ने, स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस बीटा के लगभग आया। दूसरा जो सेकंड देखा कलेक्टर टू बेस बायसिंग, उसमें कलेक्टर से बेस के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था, इसलिए उसको कलेक्टर टू बेस बायसिंग कहा अपन ने, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर कम तो हो रहा है, लेकिन यदि उसको 1 बनाना है तो जो प्रॉपर्टी आ रही है, जो कैलकुलेशन आ रही है, वो कॉन्ट्राडिक्शन है। उसको हटाने के लिए एक वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट अपन ने बनाया। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट इसलिए कह रहे हैं कि एक इनपुट के साइड में R1 और R2 का एक कॉम्बिनेशन बनाया, जिसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट अपन बोलते हैं, जिस वजह से इस पूरे सर्किट का नाम पड़ा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट। और उससे अपन ने स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट किया तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रहा है, कुछ शर्तों के साथ में, कुछ डिजाइनिंग कंडीशंस के साथ में वो 1 आ रहा है, जो कि अपन ने एक एक करके देख ली कि आर बी अपॉन आर ई की वैल्यू को 1 के कम, बहुत ही कम बनाना 1 से, इसके लिए R1 की वैल्यू को हाई लेना और R2 की वैल्यू को कम लेना है। ठीक है, और आर ई इसके साथ में बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से ये ऑटोमेटिक ही स्टेबिलिटी को और इम्प्रूव करेगा। अब स्टेबलाइजेशन बायसिंग सर्किट खत्म होने के बाद में आता है कि इस बायसिंग सर्किट को और अच्छा बनाने के लिए अपन इनके साथ में क्या करेंगे, एक कंपेंसेशन सर्किट भी जोड़ सकते हैं, ताकि और भी अच्छा जो है अपना ऑपरेटिंग पॉइंट है वो और भी अच्छी स्टेबल रहेगा एक जगह पे। मान लो थोड़ा सा भी जो ऊपर नीचे हो रहा है वो भी और कम हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, कंपेंसेशन सर्किट पढ़ेंगे। तो कंपेंसेशन में मैंने 3 तरह के बताया था, डायोड के थ्रू बताया था, और एक थर्मिस्टर के थ्रू बताया, और एक सेनिस्टर के थ्रू बताया अपन ने। तो इसमें से जो अपन ने ऊपर बायसिंग देखा, इन तीनों बायसिंग में सबसे बेस्ट बायसिंग कौन सी निकली अपने पास में, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है बहुत ही कम आ रही है, लगभग 1 के कम आ रही है। तो इसके साथ में अपन यदि कंपनसेशन करते हैं डायोड के थ्रू, तो किस तरीके से ऑपरेटिंग पॉइंट और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपना जो बायसिंग सर्किट है पहले वो बना लेते हैं। ये अपना वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट था। ठीक है, अब इसके साथ में एडिशन में क्या करेंगे, अपन एक डायोड लगाएंगे यहाँ पे, सिलिकॉन डायोड जोड़ दिया इस तरीके से। P यहाँ पे है, N इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ करंट यदि फ्लो होती है तो वो रिवर्स बायस करंट होगी। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स बायस करंट जाएगी,
यहाँ पे बेस करंट है, ठीक है, इधर की तरफ बेस करंट जाएगी, इधर से कोई करंट फ्लो आएगी आई, वो करंट कुछ यहाँ पे जाएगी और कुछ करंट इधर की तरफ भी जाने की कोशिश करेगी। हालांकि डायोड करंट है तो और रिवर्स बायस में है इधर की तरफ, तो बहुत ही कम करंट फ्लो होगी जो कि सेचुरेशन करंट होगी, रिवर्स, जिसे रिवर्स करंट अपन बोलते हैं, रिवर्स सेचुरेशन करंट, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टर करंट फ्लो होगी ही होगी। अब ये सर्किट जो है डायोड, वो किस तरीके से यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उस जो आईसी में चेंज आ रहा है उसको कंपनसेट कर रहा है। अपन को पता है टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से तो सारी प्रॉब्लम हो रही है ये, ठीक है। अपन ने स्टेबलाइजेशन कर दिया, ये मान लो स्टेबिलिटी फैक्टर 1 भी आ गया, अभी भी 0 नहीं है, तो थोड़ा सा और अपना ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो सकता है। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, तो कंडीशन देखिए अपने, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सेचुरेशन जो रिवर्स करंट है वो भी बढ़ती है। मैंने बताया था 1% बढ़ने के साथ 7% करंट 7% बढ़ती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के साथ में, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के साथ में सेचुरेशन करंट जो है, रिवर्स करंट जो है डबल हो जाती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आईसीओ भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रिवर्स करंट बढ़ेगी तो ये भी रिवर्स करंट ही है, तो डायोड करंट भी बढ़ेगी। अब डायोड करंट बढ़ेगी, यदि ये करंट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ में, तो ये टोटल करंट तो सेम ही आएगी उधर से, तो बेस करंट क्या होगी, कम हो जाएगी। और बेस करंट कम होगी तो क्या होगा, आईसी करंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि आईसी इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी, आईसी इक्वल टू बीटा आई बी कम होता है, तो आई बी कम होगा तो आईसी भी कम होगा। तो ओवरऑल क्या कर रहा है अपना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन आईसी टेम्परेचर बढ़ने के साथ में आईसी की करंट, यदि सिंपली देखा जाए बिना डायोड के, तो आईसी की करंट बढ़नी चाहिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ में। यदि कंपनसेशन सर्किट नहीं होता यहाँ पे तो क्या होता है, बेस करंट बढ़ती, बेस करंट बढ़ के अपनी आईसी भी बढ़ जाता, लेकिन डायोड करंट होने से जो बढ़ी हुई करंट है वो शिफ्ट हो गई डायोड की तरफ, और अपना आईसी बढ़ा हुआ आईसी वापस से कम होकर उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कंपनसेशन कर रहा है, यानी कि जो बढ़ी हुई करंट है उसे डाइवर्ट कर रहा है। करंट तो अभी भी बढ़ रही है लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो करंट जो है आईसी को जाके, आईसी के साथ जाके जुड़ नहीं रही है, इसलिए अपना एक कंपनसेशन हो गया। अब दूसरा कंपनसेशन बताया था मैंने, यही कॉन्सेप्ट लगेगा आप तीनों के अंदर ही, कंपनसेशन थ्रू रजिस्टर, सॉरी थर्मिस्टर। थ्रू थर्मिस्टर, थर्मिस्टर के थ्रू कंपनसेशन अपन कर रहे हैं। वही वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट बनाया अपन ने। ये हो गया अपना वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट, R1 R2 RC RE, वही करंट, बेस करंट इधर की तरफ। अब अपन इसके साथ में एक थर्मिस्टर और जोड़ देंगे। थर्मिस्टर की क्या प्रॉपर्टी बताई थी, टेम्परेचर बढ़ता है तो RT की वैल्यू कम होती है, थर्मिस्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है। इधर की तरफ एक करंट फ्लो के आ रही है आई। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेचुरेशन करंट भी बढ़ेगी, ये अपन ने देखा ही है। थर्मिस्टर की वैल्यू कम होगी, थर्मिस्टर की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, थर्मिस्टर की वैल्यू कम होने की वजह से जो इसका यदि इक्विवेलेंट सर्किट देखें अपन, यहाँ पे जो VB आ रहा था तो वो VB कम हो जाएगा। या ऐसे मान लो थर्मिस्टर की वैल्यू जो कम हो रही है तो इसकी वजह से सेम डायोड की तरीके से करंट इधर की तरफ ज़्यादा बहेगी, अब तो IB जो करंट है वो कम हो जाएगी। सेम डायोड की तरह मान लो कि इधर की करंट बढ़ी थी तो यहाँ पे थर्मिस्टर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट इधर की तरफ ज़्यादा जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा करंट जाएगी तो बेस करंट क्या होगी, कम हो जाएगी। बेस करंट कम होगी तो क्या होगी, आईसी कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जो कौन आ रहा है कंपनसेशन, ये वाला पार्ट कंपनसेशन कर रहा है, ठीक है। सेम डायोड की तरह है, डायोड वहाँ पे डायोड लगाया था अपन ने, यहाँ पे थर्मिस्टर लगा दिया। अब नेक्स्ट है कंपनसेशन थ्रू सेनिस्टर।
कंपेंसेशन थ्रू सेनिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, यहाँ पे लगाएंगे इसको अपन R1 की जगह पे वो वाला रेजिस्टेंस लगा देंगे, उस टाइप का रेजिस्टेंस लगा देंगे R1 की वैल्यू का। यहाँ पे R2 है ही, बाकी वही RC है ही, यहाँ पे ईमीटर है ही। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, R1 की जगह पे सेनिस्टर रेजिस्टेंस लगा दिया, नहीं कि अलग से अपन ने पैरेलल में या सीरीज में कहीं पे जोड़ा है। यहाँ पे वही I करंट आएगी, यहाँ पे IB करंट जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर्किट की लीकेज करंट जो है वो बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सेनिस्टर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये मैंने प्रॉपर्टी बताई दी थी। ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये करंट क्या होगी, कम होगी, I कम हो जाएगी। आई कम हो जाएगी तो क्या होगा, आई भी कम हो जाएगी, क्योंकि आई का पार्ट तो आई भी बन के जा रहा है, और आई भी कम होगी तो क्या होगा, आई सी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ से अपना कंपनसेशन हो जाएगा। आर एस क्या करता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और जबकि थर्मिस्टर रेजिस्टेंस है उसका क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा अपना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अपन ने देख लिया कंपनसेशन कैसे करना है, बायसिंग अपन ने देख लिया, बायसिंग का एडिशन कर दिया अपन ने कंपनसेशन के थ्रू। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देख लेना, इससे पहले भी जो वीडियो बनाया हुआ है उसको भी देख लेना ताकि पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी अदर वीडियोज़ के लिंक भी दिए हुए हैं अपने साथ में डिस्क्रिप्शन में, वो भी देखना, दूसरों के साथ भी शेयर कर देना ताकि सबको फ़ायदा मिल जाए। ओके, चलो इसमें इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।